आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की, जो कि आपका सब्जेक्ट है कैफ 1। इसको आईटीए भी कहते हैं। ठीक है। इसमें बेसिकली होता ये है, इसमें हम बेसिक्स पढ़ लेते हैं। ठीक है। अकाउंटिंग के बारे में मतलब कि जैसे कि इसको पढ़ने के बाद आपको ये पता होगा कि मतलब डिटेल में, काफ़ी डिटेल में आपको ये चीज़ पता चल जाएगी। सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएंगे कि डेबिट क्रेडिट क्या होता है। ठीक है। उसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, इसमें क्या क्या फॉल करता है, इसका कौन सा स्टैंडर्ड है, IAS 1। ठीक है। इंटरनेशनल IAS रिप्रेजेंट करता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को। बेसिकली ये एक इंट्रो का सब्जेक्ट है, इसका जैसे कि नाम ही बता रहा है इंट्रो का सब्जेक्ट है। इसमें आप इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं सब चीज़ों का, इसमें इतनी ज़्यादा डेप्थ नहीं है। साथ आप पार्टनरशिप के अकाउंट्स पढ़ेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे, लेजर्स पढ़ेंगे। ठीक है। और जनरल्स पढ़ेंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको पता चलती जाएंगी साथ के साथ। ये बेसिक सा इसका इंट्रो है, आप ये चीज़ें इसमें कवर करेंगे। ठीक है। इसका आगे जाके आपकी एडवांस आ जाती है अकाउंटिंग भी, और साथ में इसके एक चीज़ और ऐड हो जाती है रिपोर्टिंग। वो अगले सब्जेक्ट्स में आपको कैफ कैफ 5 में और कैफ 7 में। ठीक है। ये एडवांस सब्जेक्ट्स हैं अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग के। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आज बेसिक्स पढ़ते हैं इसकी, क्योंकि लेवल इस लेवल पे आते साथ ही आपको बेसिक्स का बिल्कुल आइडिया नहीं होता, और अकाउंटिंग इन बेसिक्स के बगैर की नहीं जी। स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक सा ओवरव्यू दे देता हूँ मैं इसका। इसके लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं आपको समझने के लिए, तो पहले उन पर बात कर लेते हैं। एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स ऐसी चीज़ होती है, आपके वो चीज़ें होती हैं जो आपके पास्ट इवेंट से आपने कमाई होती हैं, जिससे आपने फ्यूचर बेनिफिट लेना होता है। मतलब कि आपने पास्ट में कोई काम ऐसा किया होता है, कोई गुड्स ऐसे बनाए होते हैं, कोई सर्विसेज ऐसी दी होती हैं, या कोई चीज़ ऐसी ख़रीद ली होती है। ठीक है। जो आपने पास्ट से ली होती है, आपके पास इवेंट्स से आपके पास आई होती है, उसकी एक्विजिशन आपके पास पास्ट इवेंट से हुई होती है। ठीक है। एक्विजिशन ख़रीदने के लफ्ज़ी मानी में भी इस्तेमाल होती है। ठीक है। और आपने इससे बेनिफिट लेना होता है लॉन्ग टर्म, फ्यूचर बेनिफिट लेना होता है। बेनिफिट दो तरह का होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। इसका मतलब फिर एसेट भी दो तरह के हुए, शॉर्ट टर्म और एक हुए लॉन्ग टर्म। जो शॉर्ट टर्म एसेट होता है, इसे हम लोग कहते हैं करंट एसेट। और करंट एसेट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने हमें 1 साल तक फायदा देना होता है, इससे ज्यादा ये फायदा नहीं देता। ठीक है। ये तो एक बार फिर रिपीट करते हैं इसको। ये शॉर्ट टर्म एसेट वो एसेट है जो पास्ट इवेंट से आपने कमाया है, और इसने आपको अगले 1 साल तक फायदा देना है, तो इसको हम कहते हैं करंट एसेट। शॉर्ट टर्म आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, अकाउंटिंग टर्म इसकी है करंट एसेट। ठीक है। अब लॉन्ग टर्म है, या आपने पास्ट इवेंट से एसेट कमाया या खरीदा, और आपने फ्यूचर में 1 साल से ज्यादा तक इसे यूज करना है। ठीक है। इसका नाम है अकाउंटिंग का नॉन करंट एसेट। ठीक है। तो हमने पढ़ा करंट एसेट और नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट की डेफिनेशन में कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपका 2 साल तक यूज होना है, 3 साल तक यूज होना है, ऐसा कुछ नहीं है। 1 साल से ज्यादा जो भी बेनिफिट देगा एसेट, वो आपका नॉन करंट एसेट होगा। जो आपका 1 साल तक बेनिफिट देगा वो शॉर्ट टर्म एसेट होगा, और जो आपका 1 साल से ज्यादा बेनिफिट देगा वो लॉन्ग टर्म एसेट हो जाएगा। ये मैं आपको एग्जांपल देता हूँ लॉन्ग टर्म एसेट की। एग्जांपल्स पे आ जाते हैं। लॉन्ग टर्म एसेट की एग्जांपल पे क्या हो सकता है? व्हीकल, कोई गाड़ी, कोई भी आपने गाड़ी खरीदी। ठीक है। अब ये आपको 1 साल तक तो फायदा देगी नहीं, ये तो जाहिर है लॉन्ग टर्म होती है, तो ये क्या हुआ? नॉन करंट एसेट। ट्रेड रिसीवेबल, अभी आपको ये सारी टर्म्स
क्लियर नहीं है रिसीवेबल वगैरह, तो इसकी एग्जांपल को हम छोड़ देते हैं, ये आपको क्लियर हो जाएंगी अभी। सही है, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कैश एंड बैंक। ये तो आपको सब लोगों को ही पता होगा कैश एंड बैंक क्या होता है। ठीक है, कैश कैश मतलब आपके पास कितना कैश है कंपनी के पास, और बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ, ये कैश एंड बैंक है, ये करंट एसेट। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं लाइबिलिटीज की। लाइबिलिटीज एसेट का ऑपोजिट होती हैं। एसेट हमने कमाया होता है पास्ट इवेंट से और इससे हमने बेनिफिट लेना होता है। लाइबिलिटीज हमारी पास्ट इवेंट की ऑब्लिगेशन होती है। तो में एक चीज का डिफरेंस मेन जो होता है, जो इन दोनों को डिफरेंशिएट करता है एक दूसरे से, वो ये होता है कि ये ऑब्लिगेशन है हमारा, हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि हमने इसे फुलफिल करना है। ठीक है, इस इन दोनों का मेन डिफरेंस ये है, ये आउटफ्लो ऑफ बेनिफिट्स करता है, आउटफ्लो ऑफ बेनिफिट्स। इसका मतलब क्या है कि आपने पैसा देना है या कोई भी चीज देनी है इस लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए। एग्जांपल लेते हैं, मैंने एक गाड़ी खरीद ली, ठीक है, एक मैंने व्हीकल खरीदी और अभी मैंने उसके लिए पे नहीं किया, पैसे नहीं दिए। किस पे खरीदी? उधार पे। ठीक है, उधार पे खरीदी, अभी मैंने इसके पैसे देने हैं, तो ये मेरी लाइबिलिटी हुई। क्यों? क्योंकि मैंने इसके जो पैसे देने हैं वो मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन है, जब तक मैं वो ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई नहीं करता मेरी लाइबिलिटी रहेगी। अब इसमें भी लाइबिलिटी दो तरह की होगी, करंट होगी, नॉन करंट होगी। करंट 1 साल तक होगी, नॉन करंट मोर देन 1 ईयर होगी। मतलब क्या? अब देखें, ये जो व्हीकल है मेरे पास, सही है, इस व्हीकल की मैंने जाहिर है कुछ पैसे 1 साल के अंदर अंदर पे करने होंगे। हाँ, अगर मेरे ऊपर ये ऑब्लिगेशन नहीं है कि इसके टर्म्स एंड कंडीशंस जो मैंने व्हीकल परचेज की है ऐसा नहीं है कि आपने एक ही बार पैसे देने हैं और 1 साल में देने हैं या 1 साल से ज्यादा देने हैं। अगर टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ इस तरह है कि कुछ पैसे आपने इस साल में देने हैं, कुछ पैसे अगले साल में देने हैं, ठीक है, तो फिर हम लोग इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि जो पैसे मैंने इस साल में देने हैं वो तो मेरी करंट लाइबिलिटी हुई, जो पैसे मैंने अगले साल में देने हैं वो मेरी नॉन करंट लाइबिलिटी हुई। देखते हैं, व्हीकल की वैल्यू फर्ज करें 2 मिलियन है, ठीक है, 2 मिलियन में से मैंने 0.5 मिलियन इस साल में देना है, ठीक है, तो ये मेरा जो मैंने इस साल में देना है ये मेरी करंट लाइबिलिटी हो गई। ठीक है, अब जो मैंने 1 साल के बाद देना है, अब डेफिनेटली 0.5 इस साल में देना है, तो पीछे कितना बचा? 1.5। अब ये जो 1.5 मिलियन है ये मेरा नॉन करंट है। ठीक है, अब जब मैं अगले साल में जाऊंगा, ये तो मेरा इस साल में है ना करंट, अगले साल में जाऊंगा तो मेरा ये नॉन करंट का जो पोर्शन मैंने अगले साल में पे करना होगा वो करंट बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह बेसिकली अकाउंटिंग चल रही होती है। तो एसेट और लाइबिलिटी में क्या डिफरेंस हुआ? इसमें होता है आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, इसमें होता है इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट। मतलब कि इस एसेट ने आपको पैसा कमा के देना होता है, आपको बेनिफिट्स कमा के देता है, ये आपका एक एसेट होता है। हम एसेट और लाइबिलिटी को एक जनरल सी एजम्पशन से भी याद रख लेते हैं। एसेट एक पॉजिटिव थिंग है, ठीक है, एसेट एक पॉजिटिव थिंग है, ये एक नेगेटिव थिंग है। ठीक है, इन दोनों का इस तरह हम इसे याद रख लेंगे। जो भी आपने इधर पॉजिटिव चीजें पढ़ी वो डेफिनेटली एसेट है, जो नेगेटिव पढ़ी वो लाइबिलिटीज है। ठीक है, नॉन करंट करंट का आपको पता चल गया। अब आ जाते हैं अगली टर्मिनोलॉजीज पे। जी, तो आगे चलते हैं। आगे है ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेएबल्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स इस तरह है कि इसका ट्रेड का मतलब होता है कोई भी ट्रांजैक्शन, खरीदने या बेचने का अमल। ट्रेड का बेसिक सा मतलब आपको अकाउंटिंग के लिहाज से समझा देता हूँ। इसका मतलब होता है कोई भी ट्रांजैक्शन, या खरीदना या बेचना। ठीक है, रिसीवेबल्स, रिसीवेबल अब रिसीव से निकला है,
आप देख लें, रिसीव का मतलब क्या होता है, कोई चीज लेना। जब इसके साथ एबल लग गया ना, रिसीवेबल का मतलब होता है आपने कोई चीज लेनी है। ठीक है, आपने कोई चीज लेनी है। अब पेबल, इन दोनों को आपस में कंपेयर करके समझ लेते हैं, थोड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, जैसे हमने एसेट और लाइबिलिटीज को कंपेयर करके समझा। फिर से ट्रेड का वही मतलब है, ट्रांजैक्शन। ठीक है, पेबल्स, पेबल का, पे का क्या मतलब होता है, पे का मतलब होता है पैसे जाना, पे करना। ठीक है, तो पेबल्स उसी तरह से हमारा ये है कि ये हमारी ऑब्लिगेशन है, हमारी लाइबिलिटी है। जैसा हमने पढ़ा था ना, आउटफ्लो ऑफ बेनिफिट्स होना है, इसी तरह ये हमारी लाइबिलिटी है, मतलब कि हमने पैसे पे करने हैं। ठीक है, पैसे देने हैं, मैं इधर साथ लिख देता हूँ, पैसे देने हैं। ठीक है, और रिसीवेबल का मतलब क्या है, पैसे लेने हैं। अब आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो गया होगा ये लिखने के बाद, पैसे देने हैं और पैसे लेने हैं, मतलब कि ट्रेड रिसीवेबल, मैंने किसी को उधार पे चीजें बेच दी, मैंने अभी किसी को अपने गुड्स बेचे। ठीक है, या मैंने अपना मोबाइल फोन किसी को बेच दिया उधार पे, 10 दिन बाद वो मुझे पैसे देगा। तो 10 दिन तक, जब तक वो मुझे पैसे नहीं देता, मैं क्या करूंगा, मैंने अब जब मैंने बेच दी, एक ट्रांजैक्शन तो हो गई है ना। अब जब ये ट्रांजैक्शन हुई है, मैंने रिकॉर्ड तो करनी है ना अपने पास, तो मैं उसके लिए बेसिकली ये यूज हो रहा होता है, ट्रेड रिसीवेबल्स और ट्रेड पेबल्स, ये लाइन आइटम्स यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, ये लाइन आइटम्स क्या होते हैं, लाइन आइटम्स ये होते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी चीजें यूज हो रही होती है ना, मतलब जो भी चीजें प्रेजेंट हो रही होती हैं एसेट्स के कॉलम में, लाइबिलिटीज, इक्विटी, हर चीज जो भी आ रही होती है वो, खैर हम जितना भी ब्रॉड करते जाएंगे वो होता जाएगा। आज हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज पे बात कर रहे हैं, तो ये बात फिर बाद में करेंगे। बल है, मैंने 10 दिन के लिए अपना कोई मोबाइल फोन बेच दिया। ठीक है, अब जब मैंने बेचा, मैंने कुछ तो रिकॉर्ड करना था अपने पास, मेरे पास कैश तो नहीं आया। ठीक है, जाहिर है मैंने बेचा है, उधार पे है, जाहिर है मेरे पास अब कैश तो नहीं आया, लेकिन मेरे पास से मोबाइल फोन तो चला गया। ठीक है, मोबाइल फोन मेरे पास से चला गया, लेकिन कैश मेरे पास नहीं आया। तो कौन सा अकाउंट यहाँ पे होगा, मैंने पैसे लेने हैं। ठीक है, तो पैसे लेने हैं, तो इसका मतलब है अब मेरा ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट प्रेजेंट होगा यहाँ पे। ठीक है, ये चीजें आगे आपको जनरल जनरल में बहुत काम आएंगी। ठीक है, जनरल जनरल, इसमें हम लोग जनरल एंट्रीज कर रहे होते हैं, वो भी अगले लेक्चर में आपको पता चलती जाएंगी साथ के साथ। अब आते हैं ट्रेड पेबल्स पे, मैंने कोई चीज खरीदी है। ठीक है, बाय करना, कोई भी चीज खरीदना, यही मोबाइल फोन, इसी की एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने मोबाइल फोन खरीदा, मेरे पास मोबाइल आ गया, लेकिन मैंने कैश अभी तक पे नहीं किया। मोबाइल फोन तो मेरे पास आया है, कैश मेरे पास से जाना चाहिए था ना, लेकिन मेरे पास से कैश नहीं गया, इसका मतलब है मैंने उधार पे परचेज किए। अब जो मैंने उधार पे परचेज किए हैं, अब मैंने पैसे पे तो करने हैं ना। मैंने दुकानदार से परचेज किया, उसने मुझे कहा कि यार तुम मुझे 10 दिन बाद पैसे दे देना। ठीक है, अब वो 10 दिन तक मैंने तो ये परचेज कर लिया है ना मोबाइल फोन, तो मैंने कोई तो एंट्री रिकॉर्ड करनी है अपने पास। तो उसके लिए मैं एंट्री रिकॉर्ड कर लेता हूँ कि मेरे पास मोबाइल फोन आ गया है, लेकिन कैश तो गया नहीं मेरे पास, तो मैंने कोई तो अकाउंट प्रेजेंट करना है ना उसके बदले में। ठीक है, तो वो मेरे पास आ गया ट्रेड पेएबल्स का, कि मैंने अब पैसे पे करने हैं। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब मैंने पैसे रिसीव करने हैं, ट्रेड पेएबल का मतलब मैंने पैसे पे करने हैं। हाँ, इन दोनों में एक चीज कॉमन है, ये दोनों ही करंट होते हैं, विद इन 1 ईयर होते हैं। ठीक है, विद इन 1 ईयर होते हैं। ठीक है, और जो पेएबल लॉन्ग टर्म होते हैं वो मोर देन 1 ईयर होते हैं, और इस तरह वो आगे जाके आपको सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। सही है, प्री पेमेंट्स, ये आपको अब नाम से ही पता चल रहा होगा, प्री पेड का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, पहले पे करते हैं, बेनिफिट आपको बाद में मिलता है उससे। खैर मैं आपको समझाता हूँ, मैंने एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने एक करियाना वाला था। ठीक है, एक करियाने वाले को मैंने 10,000 रुपए दिए। ठीक है, अब जब मैंने उसको 10,000 रुपए दिए, तो उससे मेरी डील हुई कि
एक महीने के लिए मैं तुम्हें 10,000 रुपये देता हूँ, इसके बदले में तुम मुझे ना राशन दे दिया करना, ठीक है। उससे मेरी ये डील हुई कि मैं तुम्हें इस महीने 10,000 दूंगा, तुम इसके बदले में मुझे राशन दोगे। अब जिस टाइम पे मैंने उसे 10,000 रुपया दिया, उसने मुझे बदले में कुछ दिया? कोई राशन वगैरह कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। वो तो अब जब मैंने ये 10,000 रुपया उसको दिया, तो अब मैंने इससे बेनिफिट रिसीव करना है, अभी तक किया नहीं है, एक महीने में रिसीव करूंगा मैं इससे बेनिफिट। इस 10,000 से मैं बेनिफिट आगे रिसीव करता रहूंगा, उससे चीजें परचेज करता रहूंगा, वो इसमें से कटते रहेंगे, ठीक है। इस तरह बहुत से घरों में इसी तरह चल रहा होता है। बेसिक से एग्जांपल उठाइए ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो अब जब मैंने उसे ये पैसे पहले से पे कर दिए ना, इस महीने का खर्चा मैंने उसे पहले से पे कर दिया, अभी तक मैंने इससे बेनिफिट नहीं लिया, बेनिफिट लेना है, तो ये मेरी हो गई प्री पेमेंट्स। डेफिनेटली बेनिफिट अभी तक लिया नहीं है, फ्यूचर में लेना है, तो ये मेरा एसेट हुआ, ठीक हो गया। इसी तरह बिजनेस के हवाले से अगर बात करते हैं, मैंने किसी भी अपने फर्ज करो मैंने किसी कस्टमर को तो हम यूजुअली चीजें बेच रहे होते हैं ना, ठीक है। मैंने किसी कस्टमर से चीजें परचेज करनी है, ठीक है। अब उसका कोई बिजनेस ऐसा है कि मुझे उसकी इन्वेंट्री, उसके गुड्स जो वो बेचता है ना, मुझे वो चाहिए, तो मैं उससे परचेज कर लेता हूँ, ठीक है। जरूरी नहीं है आपका जो कस्टमर है आपने उसे सेल ही करनी है, वो आपका सप्लायर भी हो सकता है, कस्टमर सप्लायर भी हो सकता है, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि कस्टमर सप्लायर नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब जब ये जो कस्टमर है, इससे इससे इसके गुड्स मैं परचेज करना चाहता हूँ, डेफिनेटली ये मेरा सप्लायर बन गया, सही है। अब जब मैं इसके गुड्स परचेज करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ यार तुम अभी मुझसे ये 5,000 रुपया ले लो, ठीक है, और 5 दिन बाद मुझे फलां गुड्स की डिलीवरी कर देना। तो जिस टाइम पे मैंने उसे 5,000 दिए, मैंने उससे गुड्स लिए नहीं लिए ना, सिर्फ उसे पैसे दिए। अब जब जी मेरे पास से पैसे गए, तो मेरा एक ये चीज ऑब्वियस हो गई कि मैंने इस 5,000 के बदले में बेनिफिट फ्यूचर में लेना है उन गुड्स की शक्ल में। तो अब ये जो मैंने 5,000 के बदले में बेनिफिट्स लेना है, ये मैंने पहले से 5,000 पे किए हैं ना, तो ये प्री पेमेंट्स हुए, मेरा एसेट हुआ, ठीक है। अब आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। आगे हमारा है एक्रूवल्स। एक्रूवल आप यूं कह लें कि ये लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी तो हमने सब पढ़ लिया ना कि लाइबिलिटी क्या होती है, आउटफ्लो ऑफ बेनिफिट्स होता है, ठीक है। अब एक्रूवल यूजुअली होता कैसे है, मैं आपको एक एग्जांपल से ही समझा देता हूँ। मैं ना आपको एक जनरल सी बिल्कुल एग्जांपल देता हूँ इसके लिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपके घरों में जब बिजली का बिल आता है, आपने एक महीने के लिए बिजली यूज की, ठीक है, यूज कर ली ना, अब आपका बिल आया, तो वो आपका एक्रूवल्स होता है। इसका मतलब क्या होता है, एक्रूवल का मतलब सिंपल सा लाइबिलिटी होता है, ठीक है। इसको आपने ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना कि एक्रूवल का लफ्ज यूज कर लिया तो बहुत मुश्किल चीज होगी कोई। ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है, बिल्कुल लाइबिलिटी के मायनों में यूज होती है। मतलब कि देखें, मैंने इलेक्ट्रिसिटी एक महीने तक यूज की। अब जब मैं एक महीने तक उसे यूज कर रहा था, मैं कोई पैसे नहीं पे कर रहा था, मैं सिर्फ खाली यूज कर रहा था, ठीक है। अब जब मुझे एक महीना गुजरा, तो डेफिनेटली वो एक महीने की जो बिजली मैंने यूज किया उसके लिए मैंने पे तो करना है ना। अब ये जो मैंने पे करने हैं पैसे, फर्ज करें मेरा बिल आया 10,000 रुपये, अब ये जो 10,000 रुपये मैंने पे करने हैं, ये मेरे एक्रूवल्स हैं, ठीक है। ये मेरी लाइबिलिटी बन चुकी है, ये मैंने पे करने ही करने हैं क्योंकि मैंने इससे बेनिफिट ले लिया है एडवांस में। मैं इससे देखें बेनिफिट, पहले मैं इससे बेनिफिट ले चुका हूँ, ठीक है। अब मैंने इसे इसके लिए पे करना है लाजमी, ये मेरी ऑब्लिगेशन बन चुकी है, तो ये मेरा हुआ एक्रूवल्स, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा एक्रूवल्स और प्री पेमेंट्स का फर्क भी। ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी जो अकाउंटिंग पढ़ने के लिए जरूरी होती है, तो इस वजह से आपको मैं शुरू में ही समझा रहा था। बात करते हैं कैपिटल की। कैपिटल की एक जनरल सी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ।
आप फर्ज करें आपका माइंड बनता है कि आपने कोई बिजनेस शुरू करना है, ठीक है। आप सबसे पहले जैसे ही आप सोचेंगे ना कि आपने बिजनेस शुरू करना है, आपके दिमाग में सबसे पहले ये आएगा कि यार मुझे इसके लिए पैसे चाहिए होंगे, ठीक है, मुझे इसके लिए कुर्सियां चाहिए होंगी। अगर मैंने कोई होटल वगैरह का या कुछ भी आप सोच रहे हैं, मैंने कोई भी बिजनेस शुरू करना है, मुझे इसके लिए कुर्सियां चाहिए होंगी, इसके लिए मुझे कोई और चीज ऐसी ऐसी वैसी, मतलब कुछ चीजें मुझे इसके लिए चाहिए होंगी, ठीक है। कुछ कैश मेरे पास पहले से पड़ा होना चाहिए, ठीक है, तो मैं बिजनेस शुरू कर सकता हूँ। आपके दिमाग में होगा कि बिजनेस शुरू में तो हमेशा लॉसेज ही देते हैं, वो जेब से भरने पड़ जाते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एडवांस में कुछ कैश पड़ा होना चाहिए ताकि जब हमें कोई लॉस आए तो हम पे कर सकें, ठीक है। अब यार ये जो सारी प्लानिंग फेज है ना, ठीक है, जब आप बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं ना, ये सारी की सारी आपका कैपिटल बन जाती है। किस तरह कि मतलब आपने सोचा मेरे पास कुछ पैसे पड़े होने चाहिए थे, ठीक है, आपने ऐसा सोचा, और आपके आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया, जितनी अमाउंट आपने सोची कि यार ये फिजिबल है, ये मेरे पास लाजमी पड़ी होनी चाहिए, ये मेरे लिए जरूरी है, ठीक है, पहले दिन जब बिजनेस स्टार्ट किया वो अमाउंट बिजनेस के लिए रखी, तो वो कैश के नाम से आपके बिजनेस में प्रेजेंट हो रही होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ठीक है। तो वो जो कैश के नाम से प्रेजेंट हो रही है ये आपका कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल। इसका क्या मतलब है कि आप पैसा, जो भी चीज आप बिजनेस में लेके आए होते हो ना, जो ओनर होता है ना बिजनेस का, वो जो भी चीज बिजनेस में लेके आता है, इन करवाता है, ठीक है, उस चीज को हम लोग कैपिटल कह रहे होते हैं, चाहे वो पैसा है। अब इसने सोचा कि यार मुझे बिजनेस शुरू करने के लिए ना मशीनरी भी कुछ चाहिए, ये मशीनरी भी लेके आया, तो ये मशीनरी भी इसका कैपिटल हो गया। इसी तरह वो कोई भी चीजें लेके आता रहेगा, वो इसका कैपिटल होगा डेफिनेटली, ठीक है। इस तरह जो भी बिजनेस शुरू करने के लिए आपको चीजें चाहिए होंगी, ज्यादा इसे कॉम्प्लिकेट अभी नहीं करते, बेसिक टर्मिनोलॉजीज पे बात है, आगे जाते जाएंगे तो कॉम्प्लिकेट करते जाएंगे जरूरत के हिसाब से, ठीक है। तो ये कैपिटल होता है। आई होप आप लोगों को कैपिटल समझ आ गया होगा। एक और टर्मिनोलॉजी होती है ड्राइंग्स की। अब ये देखें, ये आपको नाम ही इसका बता देता है, ड्राइंग का मतलब क्या होता है, ड्रॉ करना। अब यार जब आप अकाउंटिंग की बात कर रहे होते हैं ना, तो आप ये नहीं सोचते कि आप कोई कुछ चीज ड्रॉ कर रहे हैं, कोई मतलब ड्राइंग वगैरह बना रहे हैं, ये वो वाली चीज नहीं है, ठीक है। इसका मतलब होता है विद ड्रॉ का, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा, अकाउंटिंग में इसका मतलब होता है विद ड्रॉ का, कि मतलब आप कोई ना कोई चीज, इस ये आप पैसे भी हो सकते हैं, ठीक है, ये कोई गुड्स भी हो सकते हैं, ये कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है, जो आप विदड्रॉ कर रहे होते हैं बिजनेस में से। ओनर, डेफिनेटली बिजनेस में से ओनर ने ही चीजें निकालनी है, तो बिजनेस में से ओनर अगर अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी चीज निकाल रहा है, पर्सनल यूज की मद में, चाहे वो कैश निकाल रहा है, चाहे वो बैंक से पैसे निकाल रहा है, एक ही बात है, कैश एंड विड्रॉ होता है, ठीक है, चाहे वो गुड्स लेके जा रहा है या चाहे कोई मशीनरी लेके जा रहा है, कोई भी चीज वो अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकाल रहा है। इवन ऐसा भी होता है कि उसके घर का बिजली का बिल, उसके घर का बिजली का बिल वो बिजनेस से पे करा रहा है। अल्टीमेटली बात वही कैश एंड बैंक पे आ जाती है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि वो घर का बिजली का बिल जब बिजनेस से पे कर रहा है, बिजनेस के पैसों से, तो जाहिर है वो बिजनेस के पैसे निकाल रहा है। अब वो निकाल अपने पर्सनल यूज के लिए रहा है। आपको ये चीज पता है कि बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी होती है, ठीक है, और बंदा, ओनर एक सेपरेट एंटिटी है, ठीक है। ओनर अपने पर्सनल कामों के लिए बिजनेस का पैसा नहीं यूज कर सकता, अगर वो यूज करता है तो इसे हम कहते हैं ड्राइंग्स, कि उसने बिजनेस में से पैसे निकाले। अब जब उसने घर का बिजली का बिल पे किया बिजनेस के पैसों से, उसने बिजनेस में से पैसे निकाले, अब यही उसने बिजली का बिल बिजनेस का पे किया होता, बिजनेस प्रीमिसेस का, उसके बिजनेस प्रेमिसेस, प्रेमिसेस कहते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, जो लैंड और बिल्डिंग बिजनेस के लिए यूज हो रहे हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है जो बिजनेस के लिए यूज हो रहे हैं उसी को ही कहते हैं, बेसिक
मीनिंग बता रहा हूँ आपको कि लैंड और बिल्डिंग के उसमें यूज होता है। ठीक है, तो बिजनेस प्रेमिसेस का बिजली का बिल आया, ठीक है, उसने बिजली का बिल पे कर दिया। अब ये उसकी ड्राइंग्स नहीं है, ये तो वो बिजनेस से कमाया हुआ पैसा बिजनेस में ही लगा रहा है, ये ड्राइंग्स नहीं है। ड्राइंग्स वो है जो वो अपना बिजनेस से कमाया हुआ पैसा पर्सनल चीजों में लगा रहा है। ठीक है, वो ड्राइंग्स है। अब कोई गुड्स उसने खरीदे, फर्ज करें रॉ मटेरियल थे, ठीक है, कोई भी चीज थी, इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करते, कोई भी गुड्स थे, ठीक है, उसने बिजनेस के लिए, बिजनेस यूज के लिए खरीदे। अब वो बिजनेस यूज के लिए है, वो बिजनेस का एसेट है, बिजनेस की चीज है, इसको ये गुड्स घर में जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये गुड्स उठा के घर ले गया। अब जो ये गुड्स उठा के घर लेके गया, ये इसकी ड्राइंग्स है। ठीक है, इसको किसी मशीन की जरूरत थी, वो इसके बिजनेस में अवेलेबल थी मशीनरी। ठीक है, ये यहाँ से उठा के घर ले गया, तो ये इसकी ड्राइंग्स हो गई। अगर यही मशीनरी ये बिजनेस में यूज करता रहता तो ये ड्राइंग्स नहीं थी। अगर यही गुड्स ये बिजनेस में यूज करता तो ये ड्राइंग्स नहीं थी। आई होप अब आप लोगों को ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट, अब देखें आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ये वैसे भी एक यूजुअल से टर्म है, ये सबको ही पता होती है। खैर मैं आप लोगों को फिर भी समझाता हूँ, एग्जांपल देके समझाता हूँ एक डेली लाइफ की, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। एग्जांपल ये है कि मैं एटीएम गया, मेरे पास था क्रेडिट कार्ड, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ ऐसी थी कि मैं 1 महीने के लिए 10,000 रुपया यूज कर सकता हूँ। मतलब उसकी लिमिट थी, मेरी क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 10,000 रुपया मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, एक एक महीने के लिए, 1 महीने का, और साथ में 10,000 रुपया मैं विदड्रॉ करा के यूज कर सकता हूँ। मतलब इन दोनों में फर्क क्या है कि 10,000 रुपया मैं, अगर कोई मेरा कोई भी बिल बना, मैं वहां उन्हें क्रेडिट कार्ड देता हूँ, वो स्क्रैच करके 10,000 की लिमिट तक काट सकते हैं। ये मेरा लिक्विड नहीं हो सकता, मेरे हाथ में नहीं आ सकते पैसे, ये मैं वहां जाके कटवा सकता हूँ। ठीक है, और ये 10,000 रुपया, ये मुझे, मैं क्रेडिट कार्ड को एटीएम मशीन में डाल के कैश निकाल सकता हूँ, इतना, इससे ज्यादा मैं कैश नहीं निकाल सकता। ठीक है, ये मेरा एक क्रेडिट टर्म है। ठीक है, मैं एटीएम गया, मैंने 10,000 रुपया निकाल लिया। अब 10,000 रुपया, क्या ये मेरे वो पैसे थे जो मैंने पहले जमा करवाए थे और अब निकाल रहा हूं? ऐसा कुछ नहीं है, ये बैंक के पैसे जो बैंक मुझे बेनिफिट दे रहा है। ठीक है, ये बैंक का पैसा है, अब मैंने बैंक को 90 दिन के अंदर अंदर वापस करना है। तो अब आपके जेहन में सबसे पहले ये आना चाहिए कि ये करंट लाइबिलिटी हो गई, क्योंकि मैंने देखे देना भी 1 साल के अंदर अंदर है, 90 दिन मतलब 3 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, और साथ में होने भी मेरे आउटफ्लो ऑफ बेनिफिट्स है, पैसा मेरे पास से जाएगा, मैं पैसे की मद में ये पे करूंगा। ठीक है, ये मेरी जो लाइबिलिटी है ये खत्म करूंगा, क्योंकि मैं इससे बेनिफिट ले चुका हूँ, अब डेफिनेटली ये मेरी लाइबिलिटी बन चुकी है। ठीक है, तो ये होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, इसमें लग रहा होता है इंटरेस्ट। अब इसमें यूजुअल एक टर्म टर्म के बारे में बात करते हैं जो हर जगह चल रही होती है यूजुअली। ठीक है, कि 90 दिन के अंदर अगर आप पे कर देंगे पैसे तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा, 90 दिन से ज्यादा हो जाएगा तो आपको 10% इंटरेस्ट पड़ेगा, 20% पड़ेगा। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। सही है, मैंने आपको बस एक एग्जांपल दिया। तो अगर आप 90 दिन के अंदर पे कर रहे हैं, आपकी करंट लाइबिलिटीज थी, आपने पे कर दी, बस बात खत्म। ठीक है, अब जब आपने 90 दिन के अंदर पे करना था, आपने 90 दिन के अंदर नहीं पे किया। ठीक है, आपका 2 दिन ज्यादा हो गए ऊपर, तो जब आप पे करने जाएंगे आपको 10% पे करना पड़ेगा या 20% पे करना पड़ेगा। अब ये जो 10 और 20% आपको पे करना पड़ेगा, ये आपका इंटरेस्ट हुआ। जाहिर है ये 10% 20% उसने इंटरेस्ट की टर्म्स बनाई थी आपके साथ। तो अब ये आप जो पे करने हैं, ये आपका ये नहीं होगा कि आप लाइबिलिटी पे कर रहे हैं। लाइबिलिटी आपकी वही 10,000 रुपए थे जो आपने निकाले थे,
ये आपके डिले की वजह से आपको एक्सपेंस हो गया। तो इसमें एक और टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस हो गई, क्या? एक्सपेंस। ये बात सबको पता है कि एक्सपेंस क्या होता है। हर बंदे को डेली लाइफ से ही ये बात पता चल जाती है कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं, खर्चे। अब सबसे पहले तो पिछले डाउट्स क्लियर कर लेते हैं कि मैंने वो इंटरेस्ट को एक्सपेंस क्यों कहा। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि मेरी लाइबिलिटी 10,000 थी। ऐसा हो सकता है कि मेरी लाइबिलिटी 10,000 है और मैं 11,000 पे कर आया हूँ लाइबिलिटी के लिए। ऐसा हो सकता है। डेफिनेटली आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि यार मैंने 10,000 की लाइबिलिटी मेरी बनती थी, तो 11,000 क्यों मैं पे करूंगा? अब ये जो 1,000 रुपया मेरा है, ये क्यों मुझे पड़ा था? ये कोई टर्म्स एंड कंडीशंस थे? हाँ, अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशंस होती पहले से कि आपने 11,000 पे करना है, तो मैं लाइबिलिटी ही 11,000 की बुक करता। कोई टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी नहीं थी। टर्म्स एंड कंडीशंस ये थी कि 90 दिन के अंदर पे करोगे तो 10,000 पे करोगे, उससे डिले करोगे तो 1,000 और पे करना पड़ जाएगा। तो ये जो 1,000 आपने अपने डिले की वजह से पे किया, ये एक्सपेंस है आपका। इसका आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। ठीक है ना? इससे आपकी लाइबिलिटी में कोई फर्क आएगा कि आपकी लाइबिलिटी कम ज्यादा हो जाएगी? लाइबिलिटी वही 10,000 रुपए, लेकिन ये एक्सपेंस आपने पे करना है लाइबिलिटी के डिस्चार्ज पे। हाँ, अगर वो ये कहता है कि आपका जो इंटरेस्ट है, ठीक है, अब जब 90 दिन आपके गुजरे, 90 डेज आपके गुजर गए, 91st डे पे आपका यही जो इंटरेस्ट था 1,000 का, ये आपकी लाइबिलिटी बन चुका था। ऐसा ही है। ये 1,000 भी अब टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक 90 दिन तक आपकी एक इंटरेस्ट के नाम से कोई लाइबिलिटी नहीं थी। जैसे ही 90 दिन पूरे हुए, अगले दिन आपने तो 92nd डे जाके पे किया। ठीक है, तो 91st डे पे ये आपकी एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस आपकी लाइबिलिटी थी। अब ये जो मेरी लाइबिलिटी थी, ये मेरी बैंक ओवरड्राफ्ट की लाइबिलिटी नहीं थी, ये अलहदा से लाइबिलिटी थी। तो क्या होगा? एक तो लाइबिलिटी मेरी कम हो जाएगी जब मैं पैसे पे करूंगा कैश की मद में, कैश मेरे पास से चला जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, बैंक लोन या बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्रॉन, ठीक है, ये मेरे पास से जाहिर है मेरी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। कितने से? 10,000 से। ठीक है, और अब ये जो 1,000 है उसे मैं इस 10,000 के साथ ही नहीं लिख दूंगा, क्योंकि वो ये बैंक ओवरड्राफ्ट की लाइबिलिटी नहीं थी, वो इंटरेस्ट पेएबल था, जो कि मेरे डिले करने की वजह से मुझ पे पड़ा था। इंटरेस्ट पेएबल 91st डे मेरे ऊपर पेएबल पड़ गया था, 92nd डे मैंने जाके उसे डिस्चार्ज कर दिया, मतलब कम हो गया 1,000 से। तो मैंने कैश कितने का पे किया टोटल? 11,000 से। हाँ, मेरे पास ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि जब मैं कैश अपने पास से आउट करा रहा हूँ ना, तो मैं, जाहिर है जब मैं कैश अपने पास से आउट करा रहा हूँ ना, तो मैं अपने पास बैंक लोन भी बुक कर रहा हूँ। ठीक है, कि मतलब मैंने बैंक लोन पे किया 10,000 का और इंटरेस्ट पेएबल पे किया 10,000 का। अब जब ये पूरी एंट्री देखी जाएगी ना, तो मुझे अपने आप पता चल जाएगा कि ये कैश का 11,000 रुपया किधर गया। ठीक है, तो ये बेसिकली चीज होती है। अब आ जाते हैं एक्सपेंसेस की तरफ। एक्सपेंसेस में जितने भी खर्चे होते हैं ना बिजनेस के, जितने भी खर्चे होते हैं, मतलब कि चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, चाहे वो गैस का बिल हो गया, ठीक है, चाहे वो कोई रिपेयर हो गया, कोई मेंटेनेंस का खर्चा हो गया, ठीक है, कोई ट्रैवलिंग का खर्चा हो गया, कुछ भी ऐसी चीज, कोई भी एक्सपेंस हो, किसी भी हेड में आ रहा हो, वो हमारा एक्सपेंस है। ये तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है। हाँ, अब ये चीज याद रखिएगा, अगर आपके यही यही गैस का बिल, बिजली का बिल आपका पर्सनल है, ठीक है, आपके घर का है, ठीक है, या ये कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस ट्रैवलिंग का खर्चा आपका पर्सनल है, तो ये आपका एक्सपेंस
बिजनेस का नहीं है। बिजनेस में ये चीज एक्सपेंस नहीं है, ये आपका पर्सनल एक्सपेंस है। ठीक है, तो पर्सनल और बिजनेस को अलग अलग रखना होता है। तो ये थी आज कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, आई होप आप लोगों को सब समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ मिलेंगे।